जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हेलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों 7 अगस्त 2023 एसएससी सीएचएसएल की एग्जाम में अभी तक प्राप्त सभी प्रश्नों का, जितनी भी पाली में परीक्षाएं हुई हैं, अभी तक प्राप्त सभी प्रश्नों का स्पेशल तरीके से एनालिसिस हेलो शिक्षा आपके लेकर के आया है। और उम्मीद है आप लोग इससे लाभान्वित हो रहे होंगे। लगातार मुझे आप लोगों के मैसेज मिल रहे हैं कि इससे तमाम परीक्षाओं में, चाहे वो एसएससी की एमटीएस की परीक्षा हो, चाहे सीएचएसएल की परीक्षा हो, चाहे सीजीएल की परीक्षा हो, लगभग लगभग ऑनलाइन मोड में जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं सब में ये प्रश्न लगभग रिपीट कर रहे हैं। आपको कुछ स्पेशल तरीके से हेलो शिक्षा इस तरह देखिए, मैप पर, ग्राफिक्स पर, टेबल पर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जो एकदम एक बार देखने पर आपको याद मात्र हो जाए पूरा हमेशा के लिए। देखिए कुछ इस प्रकार से स्पेशल तरीके से कंटेंट को तैयार करके लेकर के आया हूं आपके बीच में दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा तथा चैनल को नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए न जाइएगा। और विश्वास है मुझे कि अगर अंत तक आप बने रहें तो सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, क्योंकि कंटेंट ही ऐसा है। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने है, अल्लार मेलवल्ली को किस नृत्य के रूप में शास्त्रीय नर्तक हैं? मतलब किस कौन से शास्त्रीय नर्तक हैं? तो अल्लार मेलवल्ली की बात करें तो जो भरतनाट्यम की जो है शास्त्रीय नर्तक के रूप में इनको मान्यता प्राप्त है। प्रश्न पूरी तरह से दोस्तों नहीं मिलता है, कुछ कंटेंट जरूर मिलता है, उसी से कुछ जोड़ करके डेटा बनाने की कोशिश की जाती है। भरतनाट्यम की बात करें तो तमिलनाडु का आप नृत्य आप जानते हैं। इसका विकास मुख्य रूप से तमिलनाडु के मद्रास और तंजौर में हुआ था। घराने तंजौर, कांजीपुरम, पंडलुम, इन तीनों को मिलाकर पाणी कहा जाता है। कई बार ये भी प्रश्न में पूछा हुआ है। आधुनिक काल में अगर पूछा जाए कि कौन इसको उच्चतर स्तर पर लाते हैं, तो ई कृष्ण अय्यर साहब जो है इसको उच्चतर स्तर पर लाने का श्रेय इनको दिया जाता है। और यहाँ से प्रश्न कई सारे आते हैं, रुक्मिणी देवी अरुणडेल, टी बाला सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मान सिंह, पद्म सुब्रमण्यम, लीला सैमसन, ये लोग किस नृत्य से संबंधित हैं, यह बार बार प्रश्न पूछता है। तो स्पेशल नृत्य की क्लास भी मैंने दोस्तों चलाई है, मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। यह उसी क्लास का स्क्रीनशॉट है जो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। और यहाँ से मात्र 20 मिनट की एक वीडियो है नृत्य की, वहां से रोज एक एक प्रश्न आ रहा है। आज भी देखिए एक प्रश्न आया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? तो 74.4%, 04%, 74.05%, लगभग 75% साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट थी। अब बहुत बार आप पढ़ते हैं साक्षरता दर, लिटरेसी रेट, लेकिन यह है क्या? इसको जानने का तरीका, साक्षर व्यक्तियों की संख्या बटे 7 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या गुणे 100 जब कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से फार्मूला, और यह अभी कई बार पूछा हुआ है एसएससी। यह फार्मूला निकल करके आता है कि जितने भी जो है साक्षर लोग हैं, 7 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या से उनमें जो है भाग दे देंगे, फिर गुणे 100 कर देंगे, तो आपका जो है साक्षरता दर निकाला जाता है। खैर ये तो रही फार्मूले की बात, लेकिन अगर साक्षरता दर से एक प्रश्न और आता है कि राज्यों में क्या स्थिति है और केंद्र शासित प्रदेशों में क्या स्थिति है, दोनों को हमने स्पेशल ग्राफ के माध्यम से आपको बताने की कोशिश किया हुआ है। अब देखिए राज्यों की बात करें तो केरल आप जानते हैं कि हाईएस्ट लिटरेट राज्य है, हाईएस्ट साक्षरता दर वाला राज्य है केरल। अगर लोवेस्ट की बात करें तो बिहार 61.8% के साथ बिहार है, और 94 केरल का, लगभग मान के चलिए कि 100 टच ही करने के लमसम में है। ये बीच में सेकंड रनर अप आपके सामने ये भी है, लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर। इनकी बात करें तो यूटी में लक्षद्वीप जो है 92% के साथ नंबर 1 पर है, और सबसे बैड कंडीशन 68% के साथ जम्मू एंड कश्मीर है। लेकिन बिहार की दशा जम्मू कश्मीर से भी जो है लिटरेसी रेट में जो है गड़बड़ है, डाउन है। एक प्रश्न देखिए यहाँ से बहुत बेहतरीन प्रश्न बना है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो अभी मैप पर देखिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या है स्वर्णिम चतुर्भुज। डेटा को पहले हम पढ़ लेंगे अलग से, थोड़ा सा आप मैप की तरफ देखिए। मेरा मेन मोटो होता है दोस्तों कि आप इसको याद कर पाए। देखिए यह एक चतुर्भुज बन रहा है, इसी को स्वर्णिम चतुर्भुज या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी के साहब के सामने की जमाने की एक जो है देन है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री 1995 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के 4 बड़े महानगरों, दिल्ली, ये देखिए यहाँ पर दिल्ली आपका, मुंबई यहाँ से, कोलकाता यहाँ पर, और चेन्नई को 4-6 लेन वाले राजमार्गों के नेटवर्क से जोड़ने की एक योजना बनाई। मैप पर देखे जाने पर राजमार्ग चतुर्भुज आकार का दिखता है, इसी कारण से जो है स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। कुछ लोगों ने कहा सर, प्रश्न पूछा था कि इसकी देखरेख कौन करता है, तो जाहिर सी बात है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही हमारे यहाँ राजमार्गों की देखरेख करती है, तो इसकी भी देखरेख वही करेगी। एक होती है बीआरओ, आपने नाम सुना होगा, बीआरओ होती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम होता है सीमावर्ती क्षेत्रों में, यानी जम्मू कश्मीर है हो गया आपका, और सीमा वाले क्षेत्र हो गए, चाहे इधर आपके लेह लद्दाख वाले क्षेत्र हो गए, तो जो भी मतलब बाउंड्रीज है सीमावर्ती क्षेत्रों में रोड बनाने का काम बीआरओ करती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन।
बाकी देश के भीतर में जितने भी मैप्स हैं वहां पर जो है एक पूरा मैप आपको, जो अंदर जितने भी रोड बनते हैं, जितने भी हाईवेज बनते हैं, उसको NHAI करती है। बाकी लोकल बॉडीज के तो अलग ही होते हैं। तो ये आप इसको जरा सा ध्यान रखेंगे। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक की कितनी दूरी है, उसका क्या डेटा है, वह टोटल आपको 1284 किलोमीटर दूरी अगर बात की जाए तो मुंबई से चेन्नई वाले की है। दिल्ली से मुंबई की बात की जाए तो 1384, और दिल्ली से चेन्नई की बात की जाए तो 2182। बीच में से ऐसे लेकर के है, इससे या इसका चतुर्भुज का नहीं मतलब है। किनारे वाले की बात करें तो दिल्ली से हावड़ा, हावड़ा मतलब कोलकाता वाले, तो दिल्ली से हावड़ा की बात करें तो लगभग जो है 1454, यानी 1450 के लमसम में दूरी है। और 1967 की बात करें तो मुंबई से हावड़ा बीच से भी ये रूट गया हुआ है। तो इस तरह से महानगरों को, भारत के बड़े बड़े शहरों को जोड़ने का काम स्वर्णिम चतुर्भुज करता है। मैप पर समझना वाकई आसान होता है दोस्तों। अगर ये क्लास पसंद आ रही तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए कि क्या इस सीरीज को हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तथा चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। मैं गवर्नमेंट जॉब करते हुए दोस्तों ड्यूटी से जो भी समय मिलता है आपके लिए इस तरह की वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। मैक्सिमम प्रश्नों को यहाँ वहां से खोज करके आप लोगों द्वारा व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर भेजे भी जाते हैं मुझे प्रश्न। उन प्रश्नों से आपके लिए एक क्लास तैयार की जाती है जो एकदम करंट में चल रहे प्रश्नों की जीके जीएस की क्लास होती है, जो अभी प्रश्न एग्जाम में आज के डेट में आए हुए। नेक्स्ट प्रश्न है, आबनूस, महोगनी, शीशम, सिंकोना जैसे वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं। अब इसको भी मैप पर ही समझेंगे। जैसे अब ये तो उत्तर तो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, लेकिन अब समझ नहीं पाएंगे ये क्या है। खैर इसको छोड़िए, जानते हैं। उष्णकटिबंधीय, कटिबंध माने एक क्षेत्र होता है, उष्ण माने होता है गर्म, यानी गर्म क्षेत्रों के सदाबहार वन। इसको जो है कई बार कटिबंधी कटिबंधी बोल देता है तो आप लोग कंफ्यूज होते हैं। लेकिन कटिबंध का मतलब दोस्तों एक जोन या एक एरिया को जो है, ट्रॉपिकल जो है एक एरिया को डिसाइड करता है। उष्ण का मतलब समझेंगे कि गर्म होता है, शीत कटिबंधी माने शीत होता है, उपोष्ण माने थोड़ा गर्म थोड़ा ठंडा माने मध्यम वर्ग का कटिबंध यानी क्षेत्र होता है, सदाबहार माने हमेशा हरे रहने वाले। अब समझिए इसको, इधर आइए देखिए होता क्या है, कैसे इसका उष्ण, ये जो आपको अगर दिख रहा होगा मोबाइल में थोड़ा छोटा दिख रहा होगा लेकिन मैं पढ़ दूंगा तो आप समझ जाएंगे कि उष्ण कटिबंधी सदाबहार वन हरे वाले क्षेत्र। ये देखिए ये वाले क्षेत्र, पश्चिमी घाट पर्वत आप देखिए, पूर्वी घाट पर्वत पे कुछ एरिया आपको यहाँ पर दिखेगा। यह आपके उष्ण कटिबंधीय सदाबहार क्षेत्र वाले हैं। पश्चिम बंगाल वाले एरिया वगैरह लेकर के इस तरह से आपको, ये आपको जो है मेघालय वगैरह, क्योंकि बरसात यहाँ पर बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर भी आप देखेंगे बारिश और पानी की दिखता है। पश्चिमी घाट पर भी बारिश अच्छी होती है, इधर भी पर्वतीय वर्षा बहुत अच्छी होती है। ये आपके उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का। फिर बात करें उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, माने उष्ण कटिबंध में पड़ने वाले पर्णपाती वन, जो वन पत्तियां झाड़ देते हैं, तो वह पूरा बीच का ये वाला एरिया पर्णपाती वनों का है। ये हमेशा वर्ष भर पानी नहीं मिलता है, इसलिए जो है थोड़ी इनकी पत्तियां इसमें बसंत में झड़ जाती हैं। पर्वतीय वन की बात करें तो येलो कलर में देखिए इस तरह से हिमालयी क्षेत्र जो दिख रहा है वह पर्वतीय वनों से लैस है। उसी तरह से मैंग्रोव वन की बात करें तो देखिए यहाँ पर भी आपको दिखेगा कि मैंग्रोव वन यहाँ पर पाए जाते हैं। ये आप देखिए बंगाल की खाड़ी, सुंदरबन डेल्टा वगैरह जो है यहाँ मैंग्रोव वन पड़ते हैं। उष्ण कटिबंधीय कटीले वन की बात करें तो कटीले वन वगैरह आपको इस तरह से राजस्थान वाले एरिया में यहाँ पर आपको कटीले वन मिलेंगे दोस्तों। ये उष्ण कटिबंधीय जहाँ पे वर्षा नहीं होती, रेगिस्तानी एरिया में, वहीं पर कटीले वन और कटीली जो है वनस्पतियां पाई जाएंगी। अब यहाँ पर डेटा भी आप देख सकते हैं कि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में दिया है। यहाँ पर हाथी, बंदर, लीमड़ और हिरण पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। इनको भी आप ध्यान रखेंगे। मैप पर समझना वाकई आसान है दोस्तों, मैप से ही पढ़िए तभी डेटा मिलेगा। बहुत सही। भारत में फारसी त्योहार नवरोज का आरंभ किया गया था। तो बलवन एक जो है शासक थे दोस्तों, बलवन जो है इन्होंने पहली बार जो है फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की थी। अगर बात की जाए नए त्योहारों के बारे में कि किस तरह से जो है नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, तो गुड़ी पड़वा या उगादी या कर्नाटक का त्योहार है। चेटी चंड सिंधी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, प्रश्न पूछा है। नवरेह जो है, नवरेह अलग है, यह नववर्ष जम्मू कश्मीर का जो है, कश्मीर का मनाया जाता है। जो है साजीबू चेरा ओबा जो है मीटिंग, एक अनुष्ठान त्योहार जो मणिपुर चंद्र में मनाया जाता है, चंद्रमा के महीने में। चैत्र शुक्र प्रतिपदा, ये भी विक्रम संवत में नए नव वर्ष की शुरुआत माना जाता है। आप कंटेंट पर कम ध्यान और जब फोटो, इसलिए मैं एडिटर को बोलता हूँ कि ऐसी फोटो से बचा जाए, लेकिन हमारे एडिटर महोदय लगा देते हैं, आपका ध्यान थोड़ा इधर ही ज्यादा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सेकंड G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक 27 से 28 अक्टूबर 2022 को किस देश में आयोजित की गई थी, तो इंडोनेशिया में आयोजित की गई थी। ये आपको है सेकेंड हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग जो है जो है ग्लोबल हेल्थ जो है आर्किटेक्चर के बारे में यहाँ पर जो है G20 इंडोनेशिया 2022 में
27 से 28 अक्टूबर के बीच में इंडोनेशिया के बाली में आयोजित की जाती है। आपके सामने इमेज है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है? तो 12 से 35 तक, जैसा कि आप जानते हैं, मौलिक अधिकारों की बात करता है। उसी में 13 जो अनुच्छेद है, 13 अनुच्छेद है, वह कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने वाली विधियां तुरंत शून्य मानी जाएंगी या उन्हें मान्य नहीं होगी। माने ऐसे लॉ जो मूल अधिकारों को खत्म करने की बात करेंगे, जो मूल अधिकारों का हनन करने की बात करेंगे, उन्हें शून्य माना जाएगा। अर्थात ये विधियां न्यायिक समीक्षा के योग्य हैं। ये उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है, जिसके आधार पर मूल अधिकारों को से असंगत विधियों को अवैध घोषित करते हैं। भाग 3 में मूल अधिकारों की बात की गई है, इसको आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक 2020 में रजत पदक किसने जीता था? मीराबाई चानू महिलाओं में 49 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक के साथ टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है पहला पदक दिलवाया था। याद रखिएगा, यही प्रश्न के उत्तर में भी था, ऑप्शन में भी था। उसी समय गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की बात करें तो उन्होंने भी स्वर्ण पदक हासिल किया था, तथा भारत की वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने जो है टोक्यो में 49 किलोग्राम में रजत पदक जीता था। इसमें कुल 7 पदक मिले थे, यह भी जरा सा ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न आया था बहुत बेहतरीन कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी व्यक्ति के जीवन का हनन हम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त और किसी तरह से नहीं ले सकते, या और किसी तरह से उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द जो है दोस्तों, जापान के संविधान से देखिए यहाँ पर दिया गया है, लिया गया है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये है। और भी कई सारे स्रोत जो पूछता है, जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 जो है, ये तो जानिए न्यायपालिका के उपबंध यहाँ से लिए गए हैं। ब्रिटेन का संविधान संसदीय प्रणाली देता है। अमेरिका मूल अधिकार और राष्ट्रपति का प्रावधान। आयरलैंड जो है डीपीएसपी की बात करता है। कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची कई बार पूछा है। जर्मनी के संविधान से आपातकाल, जिसको वाइमर संविधान कहा जाता है जर्मनी के संविधान को। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य। मौलिक अधिकार यूएस से, रूस से कर्तव्य, ध्यान रखिएगा। फ्रांस से गणतंत्रात्मक भाषा। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। पूरे संविधान के स्रोतों को लगभग 10 से 12 स्रोत जो महत्वपूर्ण हैं, तो बहुत सारे, लेकिन जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं वह आपके सामने डेटा रखा गया है। यहाँ से हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछता है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वैसे टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ अपलोड की जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में अक्टूबर 2020 में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया? बहुत बेहतरीन, आंध्र प्रदेश ने अक्टूबर 2020 में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। जो है जितने भी जो है ऑनलाइन गेम खेलने वाले तमाम जो है सुबह 10 रुपया लगा करके शाम तक करोड़पति बनने का सपना देखने वाले 10 बजे तक हे भगवान मेरा 10 रुपया ही बच जाए का जो है विलाप करने लगते हैं। तो ये हाल है ऑनलाइन गेमिंग का। खैर, इससे आप बचे रहिए, स्टडी पर ध्यान दीजिए। ये बहुत बुरी लत है दोस्तों, एक तरह से कसीनो ही है, मान के चलिए एक तरह से जुआ ही है ऑनलाइन गेमिंग। आंध्र प्रदेश गेमिंग संशोधन विधेयक 2020 अपनाया जाता है। इसके पहले आंध्र प्रदेश गेमिंग अधिनियम 1974 था, जिसमें संशोधन किया गया। इसके तहत जो है इस तरह के जो है कार्यों को संज्ञेय अपराध यानी जो है गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया था। ऑनलाइन गेमिंग बंद किया गया। 2003 में सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नर्तकी कौन थी? तो सोनल मानसिंह, भरतनाट्यम वाली, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। एक प्रमुख जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो भरतनाट्यम और ओडिसी में माहिर थी। यह है सोनल मानसिंह, इनको आप देख रहे हैं। 1992 में पद्म भूषण तथा 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 2022 में कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया? दोस्तों बहुत स्पीड में मैं कोशिश करता हूं कि 15 से 20 मिनट में लगभग हर शिफ्ट से लगभग 5, 8, 10, 15, 20 जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं, उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, जो कुछ इस प्रकार से विश्लेषण मांगते हैं, जिनसे विश्लेषण से प्रश्न आने के चांसेस रहते हैं या जिन्हें रिपीट करने के चांसेस रहते हैं। अब देखिए यहाँ से प्रश्न लगातार रिपीट करेगा, उन प्रश्नों को मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। अनायास अनावश्यक वीडियोस बना करके उसमें फालतू जो है चिल्लाकर आपका समय वेस्ट करना मेरा काम नहीं है। मैं डेटा देता हूं, सीरियस पढ़ने वाले विद्यार्थी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते होंगे और मुझे विश्वास है भले ही कम व्यूज आए, भले ही कम सपोर्ट मिले, लेकिन यह कंटेंट किसी एक भी विद्यार्थी, अगर मेरा एक व्यूज भी आ रहा है तो मैं मानूंगा कि एक विद्यार्थी के तो काम आ रहा है। बस इसी तर्ज पे हम लोग काम करते हैं। हमारे टीम में जितने लोग भी प्रश्न कलेक्ट करना, उनकी एनालिसिस इस तरह से बनाना, सभी गवर्नमेंट जॉब में चयनित हैं। बस हम लोग का एक सपना है कि हम लोग भी अपना एक ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म डेवलप करें, आप लोगों तक पहुंचे,
तथा बच्चों को फ्री क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें। इसी तर्ज पे हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत समय तो नहीं, लेकिन कुछ समय निकाल करके आप लोग को डेटा देने की कोशिश की जाती है, स्पेशल तरीके से पढ़ाने की कोशिश की जाती है। 2022 में देखिए अर्जुन पुरस्कार विजेताओं की बात करें तो 25 एथलीटों को दिया गया था, और ऑप्शन भी शायद कुछ लोग बताएं कि 25 ही था, यही सही था। इतने लोगों को अर्जुन पुरस्कार तथा एकमात्र खिलाड़ी शरत कमल को जो है खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब 25 को याद करना मुश्किल है, लेकिन सीमा पुनिया को याद कर लीजिए, लक्ष्य सेन बैडमिंटन को मिला, याद रखिए, निकहत जरीन को मिला, याद रखिए, जो फेमस फेमस है। साक्षी कुमारी है, इनको भी जरा सा ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से आप बात करेंगे जो है इसमें और डेटा देख सकते हैं, विकास ठाकुर भी है, कई बार इनकी चर्चा में रहे, इनको भी देखिएगा, है ना। तो इस तरह से कुछ जो है स्पेशल जो चाहे आप 2 4 5 याद कर लेंगे। वैसे इसमें से बहुत ही रेयर है, डेटा ही पूछेगा कि कितने लोग को दिया गया। ये दैनिक भास्कर की खबर भी मैंने यहाँ पर हूबहू लगा दिया है, ताकि आपको पूरी लिस्ट मिल जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं। जिनको पूरा पढ़ना है इस वीडियो को पॉज करके इस पूरे लिस्ट को भी रिवाइज कर सकते हैं। भारत में पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? तो 16 अक्टूबर 1853 को पहली बार यात्रियों के लिए तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने रेल डाक तार, आपने सुना होगा, एक सूत्र बना दिया, रेल, डाक और दोस्तों तार। इन तीनों काम को करने का श्रेय जो है लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच 35 किलोमीटर की दूरी पर चलाई गई रेलवे लाइन थी। लगभग 400 यात्री इसमें सफर करते हैं, ध्यान रखेंगे। कुछ अनुच्छेद 19 का प्रश्न दोस्तों आया था, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 का, ये भी जरा सा आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से देख लीजिएगा। पूरा प्रश्न तो मुझे नहीं मिल पाया, इसलिए अधूरा रह गया। अगर आपको प्रश्न याद हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो आज की सेशन यही रहा दोस्तों। पूरा स्पेशल तरीके से आपके सामने डेटा देने की कोशिश मैंने किया, और उम्मीद है कि आपको ये पसंद भी आया होगा। आज जितने प्रश्न अब रात में मिलेंगे, आज की पाली के और सारे प्रश्न, वह कल की क्लास में, अगली शिफ्ट की एग्जाम में शामिल कर लेता हूं मैं। और जिस दिन एग्जाम रहती है दोस्तों, उसी दिन मैं एनालिसिस लाता हूं। अनावश्यक डेली डेली आपको वीडियो भेज करके परेशान करना मेरा उद्देश्य नहीं रहता है। ये है टेलीग्राम ग्रुप, इसको स्कैन करके जो है, टेलीग्राम चैनल स्कैन करके ज्वाइन करिए। यहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, तथा कमेंट में जय हिंद लाइक करिए। कुछ दोस्तों तथा कोचिंग के ग्रुप में जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक वीडियो को शेयर करिए। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाइए हमारे साथ, और हमें भी सपोर्ट दीजिए। जय हिंद, जय भारत।